जय हिंद। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी प्रश्न अभी तक विगत एग्जाम बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 2024 का घटना चक्र नहीं खरीदा है उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हम जो है इसमें डिटेल में करेंगे, ताकि आपने नहीं भी बुक लिया है तो आप डिटेल इसका देखते चलेंगे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और भी फैक्ट जो है एड ऑन हो जाएंगे 17वीं बीपीएससी के लिए। और आपका बीपीएससी टीचर 4.0 जो होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि अपने 3.0 जो एग्जाम हुआ होगा या 2.0 1.0 उसमें देखा होगा आपने बीपीएससी के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उठा के पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्मीडा हो जाएगा। अब हम इसका डिटेल भी देखेंगे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 तक इसका कार्यकाल रहता है और ये वायसराय के रूप में 1505 में भारत में पहुंचता है। ठीक है, अच्छा, अल्मीडा जो है ये खास तौर पे इसको जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। तो पूछा जाए आपसे कि शांत या नीले जल की जो नीति थी उसको किसने अपनाया था? तो अल्मीडा ने अपनाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, चलिए और प्रश्न देखते हैं अगला। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो आपने देखा ही, समुद्रों में जो है आपने ये पॉलिसी भी लगा के रखे थे ब्लू वाटर पॉलिसी का, तो ये कौन हो जाएंगे? पुर्तगाली हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं इसका डिटेल। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो ध्यान रखिएगा, ये जहांगीर मुगल शासक हुआ करता था जिसने खान की उपाधि किसको दी थी? तो याद रखिएगा, इसका हॉकिंस को दिया था इसने। ठीक है, किस चीज की उपाधि दी थी? तो खान की। ये भी प्रश्न बन सकता है कि खान की उपाधि किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था, ये ऑप्शन में रह सकता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ही याद रखिएगा। अब डिटेल देखते हैं। तो हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्या हुआ करता था? कर्मचारी हुआ करता था तथा वो व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का, ये भी आपको नाम याद रखना है कि जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कब आया था? तो 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब, देखिए ये भी एक डेटा याद रखना है आपको कि 400 जो है मनसब उसको देता है तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि देता है। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था कि जहांगीर जो थे मुगल सम्राट थे और उनके सामने अचानक से आके बहुत अच्छे से प्रेम से बात किया हॉकिंस और इंग्लिश में कुछ बातें बोली और भाषा यहाँ का भी जो लोकल भाषा था उसको भी यूज किया, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश, थोड़ा सा आप लोग आज भी देखते हैं इंग्लिश की क्या वैल्यू है, इसीलिए हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दिया था। साथ में 400 मनसब भी दिया था, ये भी आपको याद रखना है। कहीं कहीं इंग्लिश खान ना लिख के फिरंगी खान दे दिया जाए तो वो भी सही है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पे स्थापित की थी? तो ये हो जाएगा आपको सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, अब इसका डिटेल देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, जैसे कि पीछे हमने देखा ही, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वो सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1611 ईस्वी में पुर्तगाली के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कौन आता है? कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। ठीक है, तो कौन सफल होता है? तो कैप्टन मिल्टन होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कैप्टन बेस्ट द्वारा स्वाली के युद्ध कौन लड़ा था? कैप्टन बेस्ट ही था। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। तो इसने क्या किया? जब सूरत में इसने बंदरगाह बना लिया, विजय पा लिया उस पर, तो उससे क्या हुआ? पुर्तगाली जो थे पूरा कब्जा किए हुए थे, उनका जो एकाधिकार था वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद जहांगीर शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही देखेंगे आप अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां जो है इन्होंने अपनी ब्रांचेज जो है स्थापित कर ली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो वही था थॉमस बेस्ट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने ऊपर देखा ही था, थॉमस बेस्ट ही हो जाएगा इसका।
आगे दिया है किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था। तो ध्यान रखिएगा वो जहांगीर ही थे जिसके समय में जो है थॉमस रो जो है भारत पहुंचा था, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला उसका डिटेल देख लेते हैं। तो सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 1615 से 1616 तक जो है ये भारत में आता है। ठीक है, अगला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट किया गया है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। 1632 हो जाएगा, या कहाँ पे, तो पटना में। ठीक है, और कौन ने, तो डचों ने। अब इसको देखते चलते हैं। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका। अब ये देखिए आंसर क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर बीपीएससी ने 1632 ही माना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी माना जाता है, तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, इसके लिए जानते ही हैं, सोरा और अफीम के लिए बिहार जाना जाता था, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। चलिए अगला प्रश्न फिर से देखिए, वही प्रश्न पूछा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, तो इसका 1632। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ये कौन हो जाएगा आपको, औरंगजेब हो जाएगा। और इसने कब किया था ये भी हम देखते चलते हैं। तो मुगलों का अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश जिसे कहते हैं से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। तो आपको सन भी याद रखना है कि 1686 1707 में तो औरंगजेब मर ही जाता है ना। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चौर्नौक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। तो ध्यान रखिएगा मुगल गवर्नर जो था शाइस्ता खान ने क्या किया था, जॉब चौर्नौक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ने में जो है वो सफल हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। तो ध्यान रखिएगा ये इसका जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण ये था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब इसका डिटेल देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों को की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये भी पूछा जाता है कि कर्नाटक का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था। तो ध्यान रखिएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी थे आपके। 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे नाम आपको याद रखना है। कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण कर लेना युद्ध का तात्कालीन कारण बना था। तो किसने किया था, तो बर्नेट ने किया था। किसके जहाज पर, तो फ्रांसीसी के जहाजों पर अधिकार किया था। ठीक है, ये सिर्फ चीजें जो है फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो किसने भेजा था, तो नवाब अनवरुद्दीन ने। ठीक है, और किसके नेतृत्व में, तो महफूज खां के नेतृत्व में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड़यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक्स लास सापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। तो मद्रास किसको प्राप्त हो जाता है, अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। सेंट थोमे के युद्ध के लिए आपका स्मरणीय है। और थोड़ा सा आप लोग ये याद रखिएगा कि एक्स लास सापेल की संधि कब हुई थी, तो 1748 में हुई थी, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय जो है लास्ट के समय हुआ था ये। ठीक है, मतलब उसकी समाप्ति के समय। अगला प्रश्न है
1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा ये किसके खिलाफ था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ था। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और किन के मध्य? तो आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। तो वांडीवास युद्ध जनवरी 1760, अब जनवरी दिया तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी जो है पराजित हुए, तो कौन जीतता है? अंग्रेज जीतते हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करता है? तो काउंट डी लाली ने किया था। तो ये भी पूछा जाता है आपसे, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आयरकूट कर रहा था। इन दोनों का नाम थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, आयरकूट और काउंट, है ना। तो ध्यान रखिएगा आयरकूट और काउंट डी लाली के द्वारा जो है ये नेतृत्व किए गए थे इस युद्ध में। अगला प्रश्न दिया है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो 1765 में आपका इलाहाबाद की संधि का जो है हुआ था, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद की संधि। अब इसका भी डिटेल हम लोग देखेंगे। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 में, आप ये भी याद रखना है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में हुई थी, ठीक है। मीर कासिम अवध के नवाब, सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम II की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी 22 अक्टूबर को, है ना। 22 अक्टूबर, ये डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग देखिएगा कि 22 अक्टूबर ही है कि नहीं। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, यानी कि ये कौन था? मीर कासिम जो था अवध का नवाब था, ठीक है। और सुजाउद्दौला जो थे आपके अवध, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम था, उसके बाद अवध के नवाब सुजाउद्दौला हो जाएंगे और मुगल सम्राट का कौन हो जाएगा? शाह आलम II। तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन जो है शामिल थे। कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अवध का नवाब उस समय कौन था? तो सुजाउद्दौला था। मुगल सम्राट तो शाह आलम II था, ठीक है। कि संयुक्त सेना जो है अंग्रेजों के मध्य हुआ था, और यही युद्ध जो है संयुक्त रूप से इन लोगों ने लड़ा और हार गए, जिससे क्या हुआ? अंग्रेजों का जो है वर्चस्व भारत में बढ़ गया, ठीक है। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था अंग्रेजी सेना का? तो हेक्टर मुनरो, ठीक है। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। 2 संधियां हुई थी, 8 और 12 अगस्त को 1765 में, ठीक है। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम II, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अब ये जो मीर कासिम था कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट, इन तीनों के बीच जो है ये युद्ध संयुक्त रूप से ये एक गुट होकर ये लड़े थे अंग्रेजों से, ठीक है। अवध के नवाब सिजौदौला के मध्य हुआ था। तो ये वाला लाइन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, लास्ट वाला। ये कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। इवन ये भी पूछा जाता है कि 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें क्या क्या हुए थे, ठीक है, मतलब किसको क्या दिया गया था, ये सब चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न दिया है, वर्ष यानी कि कितने वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो जितने भी संधियां हुई थी, MMS करके लोग याद रखते हैं इसको, है ना। तो आगे देखेंगे हम। तो आपकी जो ये मंगलुरु की संधि है वो कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ध्यान रखिएगा 1784 में आपका जो है ये टीपू सुल्तान के बीच और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच ये सहायक संधि हुई थी, जिसको हम मंगलुरु की संधि के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था? तो 1784 में हुआ था, है ना, 1784। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 का अंत हो गया था। तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न में कि मंगलुरु की संधि के बाद जो मैसूर कौन सी युद्ध जो है समाप्त हुई थी? तो ध्यान रखिएगा द्वितीय मैसूर युद्ध हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। तो हम सभी को पता ही है बिहार जो है उस समय सोरा और अफीम के लिए जाना जाता था, ठीक है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त हुआ करता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो हमने देख लिया आपका बिहार। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था, है ना। तो अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये हो जाएगा आपको मोहम्मद रजा खान, ठीक है। सिताब राय के बारे में भी हम आगे देखेंगे बिहार के। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त
1765 में 12 अगस्त 1765 में हुई थी ये, ठीक है, के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। कहाँ रखा गया था? तो इलाहाबाद में ही रखा गया था। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, अब यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है 12 अगस्त 1765 में के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान में जो उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया, ठीक है। जिसके बदले कंपनी सम्राट को कितने लाख रुपए? तो 26 लाख रुपए देती है तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है कि कंपनी ने उनको जो है कितने रुपए दिए थे? तो 26 लाख रुपए, और निजामत के लिए उनको कितना? 53 लाख रुपए, ठीक है। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी, ठीक है। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद में जो बंगाल में है के लिए मोहम्मद रजा खान को तथा बिहार के लिए सिताब राय की नियुक्ति की थी। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार के लिए कौन थे? तो सिताब राय थे, ठीक है। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। यानी जिम्मेदारी किसकी थी? तो कंपनी की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये जरूर याद रखना है कि आपको दोनों उपदीवान के नाम, जो मुर्शिदाबाद बंगाल के कौन थे? तो मोहम्मद रजा खान, और बिहार के कौन हो जाएंगे? आपको सिताब राय, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो अब भी हमने ऊपर देखा ही 12 अगस्त 1765 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो कहाँ से कहाँ तक थी? तो देखिए इसमें जो एग्जैक्ट आंसर दिया है ना वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप देख लीजिए घटना चक्र में बताया गया है। जैसे कि देखेंगे, बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, मतलब दिल्ली से पालम तक का, ठीक है। अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से लेकर पालम गांव तक रह गया था। तो कहाँ से कहाँ तक? तो दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को क्या किया था? डिलीट कर दिया था, इसलिए क्योंकि वहां पे देखेंगे आप प्रश्न में इसने बहादुर शाह जफर दे दिया था जो अंतिम मुगल बादशाह थे, है ना। लेकिन यहाँ ये किसके बारे में बात की गई थी? तो शाह आलम द्वितीय के बारे में। ये जो है आपका स्टेटमेंट या कोट जो है ये फेमस है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ये दिया हुआ था शाह आलम के काल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? तो इसने शाह सूजा से जो है ये प्राप्त किया था। किसने? रंजीत सिंह ने, ठीक है। अब इसका डिटेल देखते हैं। तो पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, काश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो जाता है। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल जाता है। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र, अब ये किसका पौत्र था? तो ये शाह सूजा, जो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, कौन? शाह सूजा काबुल की गद्दी पर बैठता है। अब क्या होता है, ये कमजोर रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसको जब मतलब वहां से प्रताड़ित किया जाता है तो ये आके घूस में देता है कि मैं आपको ये हीरे दूंगा, आप मेरी मदद करो, ठीक है। परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया, यानी कि गद्दी से हटा देता है। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह सूजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए, अब ये भी पूछा जाता है शाह सूजा ने काबुल का, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि शाह सूजा ने किसका राज्य? तो काबुल का राज्य जो है प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहेनूर यानी कि कोहनूर हीरा भेंट किया था, ठीक है। किसको किया था? रंजीत सिंह को। चलिए अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये हो जाएगा आपको श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। टीपू सुल्तान ने कहाँ पे अपनी राजधानी बनाई? तो श्रीरंगपट्टनम में। अब देखते हैं इसका डिटेल।
टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब, तो ये भी याद रखिएगा, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी और उसका सदस्य भी बना था। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के, अब ये भी पूछा जाता है, जो ये पेड़ लगाया था ना स्वतंत्रता का वृक्ष, तो ये किसके किसके याद में, मतलब कि फ्रांस और मैसूर की मैत्री के यानी मित्रता के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल जिसको हम लोग कहते हैं, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे थे। ठीक है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो सिंपल सी बात है, ये टीपू सुल्तान के साथ किया था अंग्रेजों ने, है ना। अब ये कब किया था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चलता है, का अवसान मतलब खत्म श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ, यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्त जो है 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा किया जाता है। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर टीपू सुल्तान शामिल थे। तो ये भी याद रखिएगा कि उस समय कौन था आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय कर्नवालिस था। ठीक है, और मैसूर से, मतलब मैसूर से थे ये कर्नवालिस, और मैसूर से कौन हो जाएंगे आपको, टीपू सुल्तान। ठीक है, इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा यानी कि 50% भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू सुल्तान 3 करोड़, ध्यान रखिएगा ये आंकड़ा, 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र को जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, गिरवी आया, जो कि ये कब्जे में रहेंगे। ठीक है, कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो ये किसने टिप्पणी की है ये भी पूछा जाएगा। तो ये किया था कर्नवालिस ने, और किसके लिए किया था, तो टीपू सुल्तान से जब ये संधि किया था श्रीरंगपट्टनम की, तब किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ठगों का उन्मूलन जो है आपका कैप्टन स्लीमैन के समय जो है नेतृत्व में हुआ था। उनके समय नहीं, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था ठगों का उन्मूलन, यानी कि ठगों की समाप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा किया करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके अभाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये ध्यान रखना है आपको कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दी गई। ठीक है, शेष को आजीवन जो है निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का जो है अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये बेंटिंग भी याद रखिएगा आपको, और स्लीमैन के नेतृत्व में। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो अभी देखा ही हमने सती प्रथा वगैरह का जिक्र हो ही रहा था, आपको दास प्रथा का हो ही रहा था, तो सती प्रथा का भी उन्मूलन करेगा वो, दास प्रथा का भी उन्मूलन करेगा। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का इसका जो है ये नहीं करेगा। ठगों के संगठित गिरोह का भी दमन करेगा। तो ये पूछा था कि विलियम बेंटिंग प्रारंभ किए थे, तो ये हो जाएगा आपको 1, 2, 4, यानी कि सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंट का गवर्नर जनरल बना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब है, तो ये थोड़ा सा सन आप लोग याद रखा कीजिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। किसके कार्यकाल में, तो विलियम बेंटिंग के। ठीक है, बेंटिंग के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया, जिसके तहत दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, बेंटिंग ने ठगों के गिरोहों के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंग ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। ठीक है,
अब ये धर्म परिवर्तन को जो जो दिया था वो देख लेते हैं। तो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण कर लिया था? तो ये हो जाएंगे आपको नेपियर। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं। 1843, अब आपको सन याद रखना है, 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध विलय जो है ब्रिटिश भारत में कर दिया था। कर दिया था या कर लिया? अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो आपको पता ही है उन लोगों ने कौन सी नीति अपनाई थी, बांटो और राज करो। ठीक है, ये तो सबके लिए है, फूट डालो और राज करो। तो इसका आंसर क्या हो गया, बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेज जो है भारत पर लंबे समय तक जो है अपना वर्चस्व बनाए रखे और शासन कर पाए थे। अंग्रेजों द्वारा भारत का लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक का राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो या फूट डालो की नीति थी। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है आपका बंगाल में द्विशासन प्रणाली का स्थापना किया गया था या लागू किया गया था। ठीक है, अब इसका डिटेल देखते हैं। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। कब से वो स्टार्ट होती है? तो क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली का समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लें। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और रजा सिताब राय खां, जो बिहार के थे, मतलब बिहार का चुना गया उप दीवान, ठीक है, राय को पदच्युत कर दिया। जो चुने गए थे ना, जैसे सिताब राय और मोहम्मद रजा खान जो बंगाल के उप दीवान चुने गए थे, उनको क्या किया, पद से हटा दिया। पदच्युत का मतलब होता है पद से हटा देना, है ना। अगला प्रश्न क्या है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, द्वैत शासन का जनक जो है सर लियोनिस कार्टिस को जाना जाता है। ठीक है, सर लियोनिस कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। ठीक है, यानी कि दीवानी और अलग और विराजत जिसे कानून व्यवस्था कहते थे। तो ये भी अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विजारत मतलब कानून व्यवस्था। ठीक है, और द्वैत शासन का जनक किसे, सर लियोनस कार्टिस। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये हो जाएंगे आपको लॉर्ड डलहौजी, 1853, है ना, मुंबई टू ठाणे। देखेंगे अभी, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर में जो ये आपको ये भी याद रखना है कि ये बरहियाताल जो विरोध था वो कहाँ पे हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था, बिहार के। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। ठीक है, अब इसका देखिए डिटेल देख लेते हैं। तो मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन कब हुआ था? तो 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बरहियाताल विरोध जो है आंदोलन वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। ये पूछा भी गया है शायद क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब हमारे यहाँ 1857 का युद्ध चल रहा था तो उस समय हमारे यहाँ को उसका जो गवर्नर जनरल था अंग्रेजों की तरफ से, तो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 तक उसका कार्य रहा था, है ना। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। अब ये भी याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग जो है कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का पहला वायसराय था, है ना। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय कौन था आपका? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, 1858 में जब इलाहाबाद में आया था आपका 1 नवंबर को, जब विक्टोरिया एलिजाबेथ थी या हाँ, उनके नेतृत्व में जो पढ़ा गया था, उसी समय जो है लॉर्ड कैनिंग को आपको देखेंगे उसको वायसराय भी नियुक्त किया गया था। ठीक है,
और 1856 से 58 इसका कार्य रहेगा। 1857 में युद्ध होता है, आप लोगों को ये भी याद हो जाएगा कि आपका हड़प नीति जो है 56 में लागू किया गया था, तो उसके पहले कौन था, इससे कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला दिया है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो ये आपको दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस जो हुआ करती थी उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को जो है ना मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह जो है फैल गया कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो ये कई बार एग्जाम आ चुका है, एग्जाम में प्रश्न कुंवर सिंह ने जो है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 में जगदीशपुर में, अब ये भी याद रखिएगा जगदीशपुर के वो राजा के बेटा थे, मतलब थे, उनका शासन था। तो 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा है जिसका से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वहां कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहेब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। ठीक है, वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल, अब आपको ये डेट याद रखना है कि 26 अप्रैल 1858 को उनकी क्या होती है, कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद भाई अमर सिंह, यानी कि उनके जो भाई थे अमर सिंह, उन्होंने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, यानी उनके काम को उनके भाई अमर सिंह ने कंटिन्यू रखा। कब तक, 1858 तक। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यही हो जाएंगे आपको कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो यही हो जाएंगे आपके कुंवर सिंह, जगदीशपुर के। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो ध्यान रखिएगा वो कहाँ के राजा थे, तो जगदीशपुर के थे। अब इनके थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1777 यानी कि 1777 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया है, जो हमने ऊपर देखा ही था। अगला प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है, अभी क्या है, तो भोजपुर, जिसका मुख्यालय आ रहा है। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से आए थे आपके, तो ध्यान रखिएगा ये आरा से शामिल हुए थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे, यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। अब ध्यान रखिएगा पटना देता है जो अपना बीपीएससी है,
आपका, तो इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। और एनसीईआरटी भी आप पढ़ोगे, मैंने एक वीडियो डाल भी दिया है कुंवर सिंह के बारे में, पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो डाली है इसी चैनल पे। अगर आप कुंवर सिंह के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप कुंवर सिंह का एक वीडियो होगा, चाहे मैं कमेंट सेक्शन में उसका वो लिंक जो है शेयर कर दूंगी, आप जरूर पढ़ लेना। उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि वो जो है आरा में जो है इन्होंने वहां पे शामिल हुए थे ये, ठीक है। लेकिन बिहार बीपीएससी ने पटना माना था इसका आंसर। आगे दिया है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने लिया था? नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत, ये सभी जो है लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अब देखते चलते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। तो लखनऊ में कौन कर रही है? बेगम हजरत महल। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा किया गया तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा जो है किया गया था। जबकि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह भी थे, बहादुर शाह जफर दो, है ना, पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। उनकी पत्नी जो थी ना, उनका नाम क्या था? जीनत महल, जो डायरेक्ट ना होके अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भाग लिया था इसमें, ठीक है। तो उसका जो है आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला दिया है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो कौन थे पटना से? वही हो जाएंगे आपको राजपूत कुंवर सिंह जगदीशपुर के। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। मतलब रोष मतलब गुस्सा होता है। सभी को पता ही होगा कि 1857 के युद्ध में क्या है, सब अपने अपने हित के लिए आए थे। किसी का जो है दत्तक पुत्र की वजह से आए थे, तो किसी को कर की वजह से, तो यही सब छापना पर्सनल हित के लिए आए थे सब, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था। तो क्या रहेगा? उस समय आप देखे ही थे, जगदीशपुर कुंवर सिंह, है ना। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व, मतलब उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपके कुंवर सिंह ने संभाला था। शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की उन्होंने। बिहार के विद्रोह में पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलेट टेलर और बंगाल गोलदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। तो किसके किसके द्वारा दबाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, विलियम टेलर हो जाएगा आपको, और ये मेजर विंसेंट आयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत, क्योंकि उस समय आप सभी को पता ही है प्रांत या रियासत हुआ करते थे। तो प्रांत क्या था आपका? बिहार प्रांत था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो यही हो जाएंगे आपको कुंवर सिंह। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बिहार में? तो वही हो जाएंगे आपके कुंवर सिंह, जिन्हें हम बिहार का सिंह कहते हैं। बिहार का केसरी किस आपके कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण हो जाएंगे। और बिहार के आपके NK नारायण को क्या कहते हैं? आप लोग जरूर बताइएगा। बिहार के मणि या मृत कुछ कहते हैं उनको। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ध्यान रखिएगा, ये मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ना, वो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे 1857 के विद्रोह में। इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था, आगे देखेंगे ही हम। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, ठीक है, अहमदुल्ला शाह जो थे। और इन्होंने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद से। पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ। तो अब ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये किसका इसमें स्टेटमेंट है? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह का है स्टेटमेंट है, ठीक है, कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो, ठीक है। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों से में जो है सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का जो है इनाम भी रखा था।
अगला दिया है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो किस उर्दू कवि ने देखा था, तो गालिब ने देखा था। देखिए 1857 की क्रांति से जो है ना बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने 1857 से जितने पॉसिबल थ्योरी और आपके MCQ बन सकते हैं वो मैंने सारे करा दिए हैं। तो आप चैनल पर अगर विजिट करके देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे दिया, ईसाई धर्म को फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास करना। तो उस समय क्या था, ईसाई धर्म को जितना से जितना बढ़ा सके और लोगों को सम्मिलित कर सके इस धर्म में, कंपनी के जो अधिकारी थे वो प्रयास करते ही थे, बिल्कुल ये था। और लोगों को लग रहा था कि ये हमारे धर्म को जो है विलुप्त कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को। ठीक है, आगे दिया है, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना। अब उस समय क्या करते थे ये अंग्रेज जो है, नदी पार ले जाया करते थे जहाज पे यात्रा करवा के, और सिपाही जो थे वो यात्रा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि अगर हम नदी पार करेंगे तो हमारा जो हमारा धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें नरक की जो है प्राप्ति होगी, इसलिए वो लोग क्या आपका नदी जो है पार नहीं करना चाहते थे और जहाज पे यात्रा करना नहीं चाहते थे। लेकिन जो आपका अंग्रेज है वो लोग क्या करते थे, आदेश देते थे सिपाहियों को। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा है। अब भत्ते की रोकथाम कारण रहा है, ये बिल्कुल रहा है। ठीक है, अधिकारियों की अक्षमता, तो ये नहीं रहा है। अधिकारियों की अक्षमता यानी कि सक्षम नहीं होना, योग्य नहीं होना, ये ऐसी कोई कारण नहीं थी आपका युद्ध का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। तो आप गांधी जी को भी देखे होंगे, उनने भी स्टेटमेंट दिया था कि भारतीयों की वजह से ही भारत में अंग्रेजों का जो है शासन स्थापित हो पाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है। तो किसका जुड़ा है, आपका तात्या टोपे का। ठीक है, भगत सिंह, बीजी तिलक ये लोग तो थे ही नहीं, है ना। तात्या टोपे जो है 1857 की क्रांति से जुड़े हैं। आपका कानपुर देखेंगे हम, दिया है। और इन्होंने झांसी की रानी का मदद भी किया था। तात्या टोपे 1814 से 1859 यानी कि 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है, तो ये तात्या टोपे का ही नाम है। ठीक है, 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में प्रमुख नेता थे ये। इनका जन्म योला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए। ठीक है, उसके बाद यह 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या जो है स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। तो तात्या टोपे क्या बन जाते हैं, कमांडर इन चीफ बन जाते हैं। सैनिक अदालत ने अप्रैल 1859 में फांसी दे दिया था उनको। तो उनकी मृत्यु कब हो गई, 1859 में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हो जाती है, तो उनकी मृत्यु जो है ग्वालियर में होती है और वहीं पे उनकी समाधि भी है ग्वालियर में, मोहम्मद गौस के पास। मोहम्मद गौस की भी समाधि कहाँ है, ग्वालियर में ही है। चलिए देख लेते हैं। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है मेन जो साहूकार थे आपके वो लोग भाग नहीं लिए थे, और आपके एक हो जाएंगे 2 और 4 यानी कि आपके जमींदार और साहूकार जो है भाग नहीं लिए थे। ठीक है, खेतीहर और कृषक तो कर से दबे हुए ही थे, तो वो युद्ध में क्यों नहीं शामिल होंगे, तो ये लोग शामिल थे और ये लोग शामिल नहीं थे। और पूछा है नहीं लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको साहूकार और जमींदार। ठीक है, और डी आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं डिटेल में। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका, तब ये असफल रहा था। वैसे युद्ध बहुत हद तक ये सफल भी रहा है एक तरह से। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। तो स्टेटमेंट में ये दिया जा सकता है कि दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका, तो आपको वो सही टिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार
पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको कौन कौन ये आ रहे हैं आपके, तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता भी करते हैं ये लोग, ठीक है। सबसे ज्यादा ये सिंधिया लोगों ने किया था, है ना, और इंदौर के जो होलकर थे मध्य प्रदेश। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी भी की थी, देखिए गवर्नर जनरल जो कैनिंग था उसने टिप्पणी भी करी थी कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। और इसने ये भी कमिटमेंट किया था कि अगर सिंधियों ने जो है सहायता नहीं किया होता तो क्या होता, हमें रातों रात अपनी बुरी अवस्था समेटनी पड़ती। अब चलिए आगे देखते हैं इसके। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत तालुकदार और बड़े जमींदार जिसे कहते हैं, अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से जो है किनारा कर लिया, यानी कि साइड ले लिया, ठीक है। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया, जो आधुनिक शिक्षित थे ना वो नहीं दिए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे, तो उनको लगता था अंग्रेज जो है हमें मॉडर्नाइज्ड कर रहे हैं। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज जो है हमें आधुनिकीकरण के काम को पूरा करने में मदद कर रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। इसका हो जाएगा स्टेटमेंट, देख लेते हैं थोड़ा सा। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की, यही वाला सही है आपका, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला है। तो ध्यान रखिएगा 1857 में बिहार के परिप्रेक्ष्य से बात हो रही है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराज जो थे उन्होंने उनके साथी जमींदारों ने जो थे आदमी से भी और पैसों से भी अंग्रेजों की मदद की थी। चलिए अभी वैसे इसके आंसर देख लेते हैं, तो ए ही है, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन यानी कि आदमी दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो ये कहां से सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 10 मई को। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और आपका भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, लॉरेंस ने आपका सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों में फैल गई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी, तो अभी हमने देखा ही मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। अब वही डिटेल दिया है तो इसको छोड़ देते हैं, नहीं इसमें आपका तात्कालिक कारण दिया है, ये भी देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवलरी यानी कि तीसरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया, खुलेआम बगावत कर दी थी, ठीक है। तात्कालीन कारण यही बना था आपका चर्बी युक्त कारतूस। अगला दिया है, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था, तो ध्यान रखिएगा मुंगेर आपका हो गया, ये अप्रभावित रहा था, ठीक है। कहीं कहीं आपको सिर्फ 5 जो है देखने को आंसर मिलेगा बी, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर माना था आपको डी, नहीं बी ही माना है, ठीक है। चलिए बीपीएससी ने भी बी माना है, यानी कि सिर्फ मुंगेर जो है आपको ये बिहार का भाग जो था अप्रभावित रहा था, मुंगेर जिला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, सॉरी मतलब कि सिर्फ 5 जो है आपके अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा वर्तमान भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता थे, वो ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता, आगे क्वेश्चन मिलेगा ही कि पटना में किसने नेतृत्व किया था, तो एक
पुस्तक विक्रेता थे जो भड़काऊ पुस्तक जो है बेचा करते थे, मतलब जिससे कि देशभक्ति जाग उठे, वो थे पीर अली। ठीक है। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। मुंगेर जो है 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था। ठीक है। ये नई वाली आंसर आपकी घटना चक्र में सुधार दिया गया, सिर्फ मुंगेर लिखा गया, जबकि पिछले में दूसरा कुछ आंसर था। ठीक है। अब सही आंसर वैसे वही है, मुंगेर सिर्फ अप्रभावित था। अगला दिया है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था? इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, देख लेते हैं। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने बिनसेट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। 1857 में जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो हमने ऊपर देखा ही था बिनसेट आयर जो थे, है ना, इसमें बिनसेट आयर जो है ऑप्शन में ही नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो हमने अभी देखा ही, बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। और मार्च 1858 में कैंपबेल, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे अंग्रेजी कैंपबेल, यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। जबकि बेगम हजरत महल जो है आत्मसमर्पण नहीं की थी और वो कहाँ भाग गई थी? तो नेपाल चली गई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो देखिए क्या हुआ था कि किसी सामान्य योजना यानी कि एक जो संगठित केंद्रीय संगठित की कमी थी, यानी कि एक सामान्य योजना नहीं बनाया गया था कि हमें कैसे युद्ध करना है। देखेंगे आप कभी किसी दिन किसी दिन रहता था ये तैयारी कि आज से जो युद्ध शुरू होगा, ये पहले से ही युद्ध छिड़ जाता था। ठीक है। तो एक सामान्य योजना नहीं थी। उसके बाद देखेंगे आप एक केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेवल पे संगठन की कमी देखी गई है। ठीक है। और आप देखेंगे बहादुर शाह जफर भी जो थे एक नेता नेतृत्वकर्ता भी थे, वो क्या थे? बूढ़े थे। तो वो भी एक कारण रहा था, लेकिन प्रमुख कारण क्या था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। तो आप सभी को पता है उस समय तक जो है राष्ट्रवाद की जो भावना है ना, भारतीयों में देखने को नहीं मिलता था उतना। ठीक है। 82 बहुतों में मिलता था, लेकिन एक अच्छे लेवल पे कहा जाए वो नहीं मिलता था। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर जो थे कमजोर थे। उनके नेतृत्व में विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पे वे तुले हुए भी प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह भी व्यवहार करने लगते थे। ठीक है। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता को जो है या संस्था को जो है हम लोग स्थापित करेंगे। उनके पास एक भविष्य उन्मुख यानी कि भविष्य में क्या करना है, ऐसी कोई कार्य सुसंगत विचारधारा यानी कि सबकी मिली भगत से होकर एक विचारधारा हो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का क्या था? अभाव था, यानी कि कमी था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसमें से हम देख लेते हैं अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। तो आप सभी को पता है कि अंग्रेज क्या थे, उनके पास सैन्य की श्रेष्ठता जो है बहुत थी। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, तो हमने देखा ही ये नहीं था। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का भाव था। बिल्कुल उस समय सभी जो थे अपना समर्थन नहीं दिए थे, जैसे साहूकार, जमींदार, शिक्षित लोग क्या था ना, अपने अपने पर्सनल हित के लिए सब जो है एक दूसरे से युद्ध में जुड़ते जाते थे। ठीक है। तो ये सभी कारण जो दिए गए हैं ना, ये सभी कारण थे। ठीक है, विफलता के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ये क्या आंसर दिया है इसका? पूछा क्या था क्वेश्चन? 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो ये तो सही सभी थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है।
उपयुक्त सभी। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट शाह जो थे कमजोर थे, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई, अब आगे वही चीज जो है आपका दिया है, ठीक है, और विचारधारा जो है नहीं था इनके पास, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर डी क्यों दिया है? इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। थोड़ा सा आप लोग इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि समाज के सभी वर्गों के समर्थन का भी अभाव था, तो असफलता का कहीं ना कहीं वो एक कारण बना था। वैसे प्रमुख कारण पूछा था क्या? इसमें नहीं पूछा था, तो ये आंसर जरूर इसका सी होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में भी जरूर आपको इसको डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, क्योंकि घटना चक्र में अब ये क्यों दिया है ये देखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विचार कीजिए। तो कथन दिया है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल रहा था। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। इसी वजह से जो है हार हुई थी। तो ये बिल्कुल कथन और कारण जो है दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं और सही भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए, है ना, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं डिटेल। तो 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के, चलिए आगे देखते हैं। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भाग के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्व यथा पटियाला, जेद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता भी की थी। संकट के समय कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल के ही कल बिस्तर गोल करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, सिंधियों के बारे में ये कैनिंग ने स्टेटमेंट दिया था, जो मैंने पीछे बताया ही था आप लोगों को। अगला दिया है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी? तो इसी समय आपका लॉर्ड कैनिंग जो है वायसराय भी बनाया गया था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में ये जो है आपको मैनिफेस्टो उनका जो था वो पढ़ा गया था। तो चलिए देखते हैं। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, महारानी विक्टोरिया थी, एलिजाबेथ नहीं थी। वो एलिजाबेथ तो रानी हुआ करती थी, ठीक है। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की भी स्थापना की गई। तात्कालीन गवर्नर जनरल को लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया, ठीक है। वो पहले क्या था, गवर्नर जनरल के पद पे हुआ करता था और उसको 1 नवंबर 1858 को वायसराय बना दिया गया था, ठीक है। तो पहला वायसराय भी वही था। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो कब जारी हुई थी? 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो किस प्रांतों से किया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है इनका चयन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यूपी यानी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। तो आप देखे ही होंगे, इसको जो है आपका अवध को जो है कहा जाता है सैनियों का फैक्ट्री उस समय कहा जाता था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था, है ना। तो आयोग भी बनाई गई थी, पील आयोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ध्यान रखिएगा, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की जो है आपको संज्ञा दी थी, ठीक है। और लॉरेंस ने क्या कहा था? सैनिकों का विद्रोह, ठीक है, हमने अभी ऊपर देखा ही था। और टी.आर. होम्स ने क्या कहा था? तो धर्म के नाम पर विद्रोह कहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दिया ही आगे। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया
आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों को लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार केवल सैनिक विद्रोह था। तो जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार क्या था? तो सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित यानी कि देशभक्ति वहां पे नहीं थी और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो बीडी सावरकर हो जाएंगे। और ये टीचर के एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, सभी में एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि बीडी सावरकर किसके द्वारा जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। उन्होंने अपनी बुक लिखी ना, तो उसमें 1857 को इसी नाम से जो है वर्णित किया था। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं। इनकी बुक का नाम याद रहेगा आप लोगों को कि बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पूछ लिया गया तो हो सकता है पूछ लिया जाए सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वर्णित किया गया था? तो हमने देखा ही बीडी सावरकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था? तो ध्यान रखिएगा ये पील आयोग हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 गठन के लिए पील आयोग का गठन किया जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी लगभग अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। ठीक है, बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 हो गया। ठीक है, रखा गया। और वहीं पे मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात कितना था? तो 1:3 था। चलिए अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसने की है ये रचना? तो दीनबंधु मित्र ने किया है। ठीक है, ये क्या है? एक नाटक है, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो नील दर्पण क्या है? एक नाटक है जिसका जो रचना है किसने किया है? दीनबंधु मित्र ने किया है। ठीक है, और इसका इंग्लिश वर्जन मेघासूदन ने किया है। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से लेकर 60 के बीच में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि बंगाल में नील विद्रोह का टाइम क्या रहा है आपका? तो 1859 से 1860 तक है ना। सन्यासी विद्रोह कब रहा है? तो 1763 से 1800 में। अच्छा इसमें क्या, अच्छा जो भी दिए गए ऐसे ही आपका डिफाइन किया गया। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। सन्यासी विद्रोह कितने के समय बीच रहा है आपका? तो याद रखना है आपको कि सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक, संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू जो थे 1855 से 56 तक तथा पावना उपद्रव जो था 1873 से 76 के बीच में। ठीक है, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया होता है कहीं कहीं, तो नादिया जिले या नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास, ये पूछा जाता है कि नील जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये दिगंबर विष्णु विश्वास और आपके विष्णु विश्वास। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा, इनके नेतृत्व में किया गया था। किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था, यानी प्रताड़ना का। सितंबर 1859 में उत्पीड़क किसानों ने सितंबर 1859 में
उत्पीड़क किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बगान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। तो आपको अब यहाँ से ये याद रखना है कि हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन है, तो हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो हो रहा है बार बार वो किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, हमने ऊपर देखा ही, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर यानी कम सस्ता में जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो नील विद्रोह के नेता कौन थे? दिगंबर विष्णुचरण थे। ठीक है। तो विश्वास ब्रदर्स ऐसे याद रख लीजिएगा कि दिगंबर और विष्णुचरण। चलिए अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? अब नील दर्पण के लेखक पूछ दिया गया है तो दीनबंधु मित्र ही हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है। ये क्वेश्चन सोचिए कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ठीक है। उपन्यास है किनका? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में। ठीक है। सन्यासी विद्रोह का जो है उन्होंने प्रकाशन किया है। चलिए अगला देखते हैं, तो यही डिटेल भी देख लेते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। तो वंदे मातरम गीत हमने कहाँ से लिया है? तो आनंद मठ से ही लिया है। और आनंद मठ का प्रकाशन आप लोग एक बार सन जरूर देखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था, 1882 है। एक बार आप लोग इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। गिरि संप्रदाय के जो है सन्यासी हुआ करते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो उसमें कौन सा ये था? रैयत बाड़ी। ठीक है। रैयत बाड़ी में क्या था? अभी इसका डिटेल हम देख लेते हैं। रैयत बाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक हुआ करता था। ठीक है। किसान क्या होगा? स्वयं भूमि का मालिक होगा और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। वही महालबाड़ी में देखेंगे तो पूरा गांव मालिक हुआ करता था, मतलब मिलके कर दिया करता था। ठीक है। अगला है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना जो है आपके करमशाह ने किया था। ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। तो पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्रता सत्ता प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर भी नियुक्त किया था। ठीक है। स्वतंत्र सत्ता वो जब चला रहा था। अगला है, फराजी कौन थे? तो ये फराजी जो थे ना, हाजी सरियतुल्लाह के अनुयायी हुआ करते थे। ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं डिटेल। फराजी या फराजी भी लिखा रहता है। लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। सरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में जो है शामिल हो गए। तो ये फराजी दल जो दादू मियाँ वगैरह ये सब का जो युद्ध छेड़े थे वो लोग बाद में कहाँ चले जाते हैं? बहावी दल में भी जो है सम्मिलित हो जाते हैं। अगला दिया है,
स्वराज्य आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हमने देखा ही हजिया शरियतुल्लाह ने, उसके अनुयायियों ने। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ध्यान रखिएगा गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह। चलिए इसका डिटेल भी देखते चलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए। तो यहाँ से आपको ये भी समझना है कि बहावी आंदोलन भी क्या था, वो थोड़ा सा मुस्लिम संप्रदाय में है ना, थोड़ी सी कमियों को हटाने के लिए किया गया था। तो ये बहावी आंदोलन भी और आपका कूका आंदोलन भी क्या थे? तो धार्मिक आंदोलन थे, कुरीतियों को दूर करने के लिए। किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया और बाद में क्या हो जाता है, ये राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेता है, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह नामधारी सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को परिष्कृत करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां इनकी मृत्यु जो है 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय इनकी मृत्यु हो जाएगी रंगून में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इससे। और किसको रंगून निर्वासित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को भी। चलिए इसमें थोड़ा सा आप लोग ये याद रखिएगा, ये वाला जो आपका है कि 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। उसके बाद आप गुरु राम सिंह नामधारी तो याद ही रहेगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो हमने देखा ही सिख धर्म को परिष्कृत करना, यानी उसकी कुरीतियों को हटाना। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये हो जाएगा आपको महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता मिलती थी। इसी परिस्थितियों में 1875 से 76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूल पर दक्कन विद्रोह का तात्कालीन कारण बन गया। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो ये हो जाएंगे आपके वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था के संस्थापक कौन है? वासुदेव बलवंत फड़के। तो चलिए इसी भी डिटेल में देख लेते हैं। तो प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 63 के बीच में देखेंगे बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा अब किनको काला पानी की सजा दी गई थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के को। तथा 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला है, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी घाट इलाके में हुआ था। ठीक है, पश्चिमी घाट केरल वाले साइड में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जनजाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया था। तो रामोशी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तूर सिंह थे। ठीक है, रामोशियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण किया। सतारा आप लोगों को याद होगा 1856 में हड़प नीति के तहत हड़प किया गया था। सबसे पहले अधिग्रहण किया गया था सतारा का ही। ठीक है, 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्न भाव यानी कि अन्न का अभाव हो गया के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह शुरू किया था। चलिए अगला दिया है, बघेरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, इसका भी डिटेल देख लेते हैं कब हुआ था। इससे ये इंपॉर्टेंट आ जाता है थोड़ा सा कि बघेरा विद्रोह कब हुआ था? तो 1818 से लेकर 1820 तक में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से लेकर 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास में समाप्त हो गया।
अगला दिया है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको 1798 नहीं दिया इसमें। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो इसमें से इसका ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिटेल इसका हम लोग देखते हैं, उससे पता चलेगा। हाँ सी ही होना चाहिए उसका, है ना। लोक सेवा बीपीएससी लोक सेवा आयोग ने ना इसको 1798 माना था, ठीक है, बिहार का चौरी विद्रोह। चलिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं। तो किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 ईस्वी तथा 1798 ईस्वी में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, ठीक है। तो ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा, चौरी विद्रोह ना होकर वो चुआर विद्रोह था। चलिए अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था, तो खोंड जनजाति थी वो, ठीक है। मानव बलि के प्रति ये लोग बहुत समर्पित थे। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ियों क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया था। तो याद रखिएगा चक्र बिश्नोई को थोड़ा सा, ठीक है। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि, जिसे ये लोग मरीहा के नाम से बुलाते थे, को प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए कारों का कारारोपण, करों का टैक्स का, और उनके क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने क्या किया, सॉरी कहाँ तक थे इसमें, यहाँ पे मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिश्नोई जो है लुप्त हो गए, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो एक से ज्यादा सन में हुआ था। तो ये आंसर क्या है इसका, डिलीट किया गया था शायद ये बीपीएससी के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है, इसका डिटेल भी देखते चलते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। छोटा नागपुर पे बहुत सारे विद्रोह हुए थे, है ना। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समन्वय नहीं है, समय नहीं दिया था। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 से 32 के बीच में। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 से 56 के बीच में। तथा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में चला था, बिरसा मुंडा। अतः कोई भी विकल्प क्या था, सही नहीं था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो वो हो जाएंगे मेजर बारो, ठीक है। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो कान्हो और चांद भैरव ने किया था। देखिएगा इनकी बहन भी एक मतलब सामने आती है, SCERT में दिया हुआ है। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। तो कौन से युद्ध में, पीर पैंती के युद्ध में, ठीक है। अगला है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू और उनके भाई चांद भैरव ने किया था, ठीक है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये कौन हो जाएंगे, वही हो जाएंगे सिद्धू एवं कान्हू। चलिए अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था, तो हमने अभी सन देखा ही था। इन्होंने 1895 से लेकर 1900 के बीच में किया था, 1899 से, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। तो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, खुदकुट्टी कहा करते थे ये लोग, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया हुआ था, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न देख लीजिए, उल गुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा था, तो ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसी को हम उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि बहुत उपद्रव हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब मारपीट इसमें हुआ था।
है ना। मुंडा विद्रोह उल गुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। उस अवधि में ये सबसे सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध हुआ था ये युद्ध। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खुदकुट्टी ने खूट कट्टी है ना, या मुंडारी भी उसको कहा जाता है, ठीक है, खूट कट्टी या मुंडारी, ठीक है। जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में ये क्या थी, तो उनकी भूमि व्यवस्था थी परिवर्तन के विरुद्ध, तो उसमें परिवर्तन कर रहे थे अंग्रेज, इसलिए इन्होंने मुंडा विद्रोह जो है शुरुआत हुआ था। मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। उन्होंने धार्मिक मतलब इसको केंद्र से जो है जोड़ दिया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप को भगवान का दूत किसने घोषित किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। हजारों मुंडाओं का नेता बन गए वो। उनने कहा कि दिकवो, यानी कि दिकवो किसको कहा जाता था, तो गैर आदिवासियों को, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि दिकवो दे दिया जाएगा, इससे क्या समझते हैं, तो दिकवो जो कहा जाता था गैर आदिवासियों को, से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, ठीक है। किसने कहा था, तो बिरसा मुंडा ने कहा था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा, यानी कि धरती का आबा का अवतार मानते थे। तो धरती आबा के नाम से किसको जाना जाता है, तो बिरसा मुंडा को, ठीक है। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में ही गिरफ्तार कर लिए गए और जून में वह जेल में मर गए थे। विद्रोह कुचल दिया गया, तो उसके बाद बिरसा अमर हो गया, ठीक है। उनकी मृत्यु जो है जेल में ही हो गई थी 1900 में, शायद कुछ बीमारी हो गई थी उनको। आगे प्रश्न है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे, तो अभी हमने देखा धरती आबा का, धरती आबा कहते थे उनको। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र आपका रांची झारखंड हो जाएगा, ठीक है, सी भूम वाला क्षेत्र। आगे दिया है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। तो कहां से कहां तक था, तो रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडे का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना, इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना तथा बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा, उन लोग देवता को कहते थे, की पूजा छोड़कर अपने अनुयायियों को से एक ईश्वर सिंह बोंगा। तो ध्यान रखिएगा, वो लोग अनेक जो देवता थे उनको बोंगा कहा जाता था, तो इन्होंने एक अलग देवता निकाला सिंह बोंगा की पूजा करने को जो है आह्वान किया, यानी कि आमंत्रित किया, उनको कहा कि आप लोग सिंह बोगा की पूजा करें, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो यही हो जाएंगे आपके बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा जो है किसके पक्ष में थे, तो ये हो जाएगा आपको झारखंड रांची में, देखे ही आपने, बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया, झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु, अब यहाँ पे आपको याद रखना है, झारखंड राज्य की स्थापना के समय बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई थी। तो 15 नवंबर को जो है हमारा बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 ईस्वी के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह। अब देखिए, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजीराबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण था इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण द्वारा किया गया था। किसने किया, तो गंगा नारायण ने आगे चलाया इसको, ठीक है। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह को क्या किया, दमन कर दिया। अगला दिया है, हौज विद्रोह हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो 1820 से 1821 के दौरान हुआ था, जिसका केंद्र जो है संथाल परगना हुआ करता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका स्थान हो जाएगा छोटा नागपुर के स्थान पे जो है आदिवासियों, सबसे ज्यादा आदिवासियों का विद्रोह देखेंगे आप छोटा नागपुर में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर दिया है ई। अभी देखते हैं डिटेल इसका।
छोटा नागपुर की हो जनजाति, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर की हो जनजाति ने 1820 से 21 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजाति ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, प्रश्न में ये पूछा था आदिवासियों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद के निजाम जो थे आपके, इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत नहीं की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, हैदराबाद के निजाम। चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल थोड़ा सा। तो हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये पोलीगार के बारे में, तो ये कहाँ से रिलेटेड थे? तो तमिलनाडु से। ठीक है, उसके बाद त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने नहीं किया था, है ना। तो चलिए यहाँ से जो है 101 स्टार्ट होता है, तो हम 101 से जो प्रश्न है उसको अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और इसे कंटिन्यू करने में थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।